सूर्य अस्त हुआ है तो उसका उदय होना भी जरूरी है। जीवन में दुख आए हैं तो सुख आना जरूरी है। इसलिए जब दुख आते हैं तो रो मत, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है, इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आपको जिंदगी में कभी बैठ के रोना नहीं है कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। बिल्कुल, आप जिंदे हो तो जिंदे होने का परिचय दो। जी हाँ, do you want to learn English? I am waiting for you dear friends. My name is Tofan. Welcome to back my YouTube channel Magic English Center. Let's begin. Dear friends, टेंस के बारे में मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया था, उसका सबसे पहले रिवाइज करते हैं। मैंने बताया था कि आपको टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे मैंने बताया था कि प्रत्येक के यही होता है। अगर आपने टेंस कंप्लीट कर लिया तो 70% आपको स्पीकिंग करना आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको 70% आपने कवर कर लिया है। ये बताएंगे कैसे। इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। देखिए, प्रत्येक के इंडिफिनिट, INDE, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रत्येक के 4 भाग होते हैं, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखो, जब ये प्रेजेंट है तो इसी के 4 भाग होंगे। प्रेजेंट के 4 भाग होंगे, पास्ट के भी 4 भाग होंगे और फ्यूचर के भी 4 भाग होंगे। कौन कौन से होंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। पास्ट के भी 4 भाग होंगे, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके अलावा फ्यूचर के भी 4 भाग होंगे। ये होती क्या है? ये जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो गया। वह खाना खाता है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो गया। वह खाना खा चुका है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। और वह कुछ समय से खाना खा रहा है तो ये प्रेजेंट। आपको सिंपली तरीके से बताता हूं। अब हमने चालू किया था प्रेजेंट का इंडिफिनिट। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, हमने चालू किया था प्रेजेंट का इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की जो पहचान है वह हिंदी वाक्यों के अंत में, जो मेरा पिछला वीडियो है अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए। मैंने आपको उसके अंदर बता दिया है और अब आपको रिवाइज करना है मेरे साथ साथ। कुछ एक बातें हैं वो आपको याद रखनी है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू अगर आता है तो आपको तुरंत समझना है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। जैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, वह, हम, वे भोजन खाते हैं, वे भोजन खाते हैं। श्वेता अंग्रेजी बोलती है, श्वेता अंग्रेजी बोलती है। तो मैंने कहा आपको पहचान देखनी है, तो पहचान के लिए आपको हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ये शब्द आपको मिल गए तो आपको समझ जाना है और यही आपके स्पीकिंग के काम में आएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपके अंग्रेजी जो स्पीकिंग होगी उसके काम में आएगी। कैसे आएगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप देखो कि इनकी अंग्रेजी हमने बनाना सीख ली थी। कैसे
कि हिंदी वाक्यों के अंत में यदि ताहे, तीहे, तेहे, ताहो आदि शब्द आए तो वो हम समझ गए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस होगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस होगा। अब हमारे को इसके अंदर जैसे वह विद्यालय जाता है तो वह विद्यालय नहीं जाता है, तो इसके 4 पार्ट होते हैं, लेकिन आपको ज्यादा समझने की वाली वो बात नहीं है, आप केवल थोड़े से इशारे से ही समझ जाएंगे। कैसे? जैसे वह विद्यालय जाता है तो वह विद्यालय नहीं जाता है तो वो नेगेटिव हो गया। वह विद्यालय जाता है वो इंट्रोगेटिव हो गया। क्या वह विद्यालय नहीं जाता है तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो देखिए हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आज रिवाइज करते हैं कि मैंने कहा था कि ताहे तिये ये पहचान हो गई एफर्मेटिव सेंटेंस की। किसकी? एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव सेंटेंस की ये जब पहचान अब हमारे को समझ में आ गई, तो अब इसके कुछ एक छोटे से 2-3-4 बातें थी वो हमारे को याद रखनी है। तो देखिए मैंने कहा था कि यदि सभी के साथ यदि कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाले। कर्ता कौन होते हैं? कार्य को करने वाले। सेंटेंस के अंदर जो भी काम करता है वो कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता। अब इसके अंदर वह करता है। कौन है? वह। इसके अंदर वे है, इसमें श्वेता है। जी हां, जो कार्य को कर रहे हैं, देखो विद्यालय जाने का काम वह कर रहा है, भोजन खाने का काम वे कर रहे हैं, और अंग्रेजी बोलने का काम श्वेता कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य को करने वाला होता है वो कर्ता होता है। ठीक है, तो देखिए जब कर्ता, मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि, और याद भी रखना है कि यदि ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस और ईएस जोड़ना होगा। क्या करना होगा? जोड़ना होगा। और यदि वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आपको केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़नी है। केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही जोड़नी है। ये मैंने आपको बता दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है। तो आपको क्या करना है? यदि कर्ता जो कार्य को करने वाले हैं वो कार्य को करने वाले हैं, ही सी इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर सब्जेक्ट से तात्पर्य यहां पर है कि एक वचन कर्ता, जैसे राम, श्याम, मोहन, कोई भी हो, नेहा, श्वेता, अन्नू, बबलू, सूर्यदेव, ये जो भी कोई नाम हो, तो आपको केवल और केवल उसी में एस और एस जोड़ना है। अब वो एस और एस जोड़ना कहां है कि जब देखो ये आगे बताते हैं। इसका एक मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। स्ट्रक्चर में सिर्फ इसी के स्ट्रक्चर जो हम इसी स्ट्रक्चर में जब अंग्रेजी लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं तो एक ही स्ट्रक्चर होता है उसका, वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर होता है और इसी के अनुसार अंग्रेजी स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग सभी चीजें इसी स्ट्रक्चर के अंदर होती है। ये छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो देखिए वह सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है इसमें? वह लड़का है या लड़की, इससे पता चल जाता है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि यदि लड़का है तो हम कहेंगे कि वह विद्यालय जाता है, यदि लड़की है तो वह विद्यालय जाती है। तो देखो वह विद्यालय जाता है मतलब लड़का है तो ही। अब मेन वर्ब इसमें जाना की अंग्रेजी जाना, जो कर्ता काम करता है वो क्रिया होती है। जैसे जाने का काम कर रहा है, खेलना, खाना, पीना, बोलना, बैठना, जो भी कर्ता काम करता है वह क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया होती है।
तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब है इसमें जाना, और जाना की अंग्रेजी होती है गो। ध्यान से देखना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। अब देखिए मैंने कहा है कि यदि कर्ता ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस जोड़ना है। क्या करना है? तो देखो ही है तो इसके साथ एस और एस जुड़ेगा। अब ये हमने डिसाइड कर लिया कि इसके साथ एस और एस जुड़ेगा, लेकिन एस जुड़ेगा या एस, इसका डिसाइड करना अभी बाकी है। इसका डिसाइड करना अभी बाकी है। कैसे बाकी है ये देखिए, जिस वर्ब के अंत में रोक दिया, तो देखिए ओ है तो ओ इसको हम देखते हैं कि वर्ब के अंत में यदि ओ है, जिस वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड, यदि ये हो तो एस लगाना है, और बाकी सभी के अंत में बाकी के केवल एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बाकी के एस जोड़ना है। यदि मेन वर्ब के अंत में, मेन वर्ब का अंत का ये ओ है, यदि एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड आ जाए तो ही ओ जोड़ना है। जोड़ना कब है? जब ये केवल एक वचन हो, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस और एस जोड़ना है, अन्यथा जोड़ना ही नहीं है। तो देखो अब इसके क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ देंगे। बिल्कुल आया कि नहीं आया समझ में? आ गया ना? तो देखो ये एस और एस आपके समझ में आ गया। आगे क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है इसका विद्यालय। विद्यालय की अंग्रेजी होती है स्कूल। विद्यालय की क्या होती है? स्कूल। अब प्रीपोजिशन टू आएगा। क्यों आएगा? ये जब प्रीपोजिशन हम बताएंगे तब बताएंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। ये आपका सेंटेंस, वह विद्यालय जाता है। जब भी आप वह विद्यालय तो ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाती है तो सी गोज टू स्कूल, वे विद्यालय जाते हैं तो दे गो टू स्कूल। ये आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है अपने घर पर पेन और कॉपी लेकर। देखिए वे भोजन खाते हैं तो दे, खाना की अंग्रेजी होती है एट। अब देखो वे बहुवचन करता है, इसमें है तो एस और एस लगेगा ही नहीं, एस और एस लगेगा ही नहीं। और भोजन की अंग्रेजी होगी फूड, एफ डी, तो दे एट फूड। ठीक है। श्वेता अंग्रेजी बोलती है तो देखो एस डब्ल्यू ए टी ए, श्वेता। बोलना की अंग्रेजी क्या होती है? स्पीक। श्वेता एक वचन है। यहां देखो सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन हो तो उसके साथ एस और एस जोड़ना है। अब एस जोड़ना है या एस जोड़ना है? तो देखो के, अगर के है, इनमें मिल रहा है क्या? के नहीं मिल रहा है तो केवल एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? केवल एस जोड़ना है। ये लो एस जोड़ दिए। आगे देखो, अब श्वेता स्पीक इंग्लिश। ये आपके सामने सेंटेंस बन गए। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, ये कोई मुश्किल काम नहीं था, बिल्कुल आसान काम था। ये केवल आपकी नजर का फेर है। कहते हैं नजर बदल के देखो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदल के देखो तो संसार बदल जाएगा। अगर आपने सोच बना ली है कि हमें अंग्रेजी बोलनी है, पढ़नी है, सीखनी है, यू कैन डू इट इजीली। नेक्स्ट देखते हैं क्या, ये एफर्मेटिव सेंटेंस थे, इनको आप उतार लो। उतारने के बाद में ऐसे ही सेंटेंस आप, जैसे वह विद्यालय जाती है, वह फल खाती है, वह अंग्रेजी बोलती है, वह अंग्रेजी बोलता है, इनकी जो सेंटेंस है बार बार, जैसे वह गाना गाती है, इनकी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये नियम आपको कुछ एक नियम अपन नियम कह सकते हैं हम इनको। जब इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ एक नियम है, कुछ एक बातें हैं जो हमारे को ध्यान में रखनी है। देखो, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव जब सेंटेंस बनाते हैं तो होता क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आती है। हेल्पिंग वर्ब आएगी डू और डज। वो आते कहां है, आपको मैं ध्यान से समझा रहा हूं तो आप ध्यान से समझेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आती कहां है। ठीक है, तो देखिए इसका नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो फर्स्ट चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि यदि कर्ता जो सब्जेक्ट है आपका ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दूसरी जो बात है आपको याद रखने वाली है, यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे, आई या प्लूरल हो तो डू हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। डू हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो देखो, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर अदर। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आसानी से, जैसे मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, मैं विद्यालय नहीं जाता हूं। पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं। पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं। वे एक पत्र नहीं लिखते हैं। वे एक पत्र नहीं लिखते हैं। इसके सेंटेंस आप बनाइए। कुछ टाइम के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद में आप सेंटेंस बनाएंगे। देखो, सब्जेक्ट इसका मैं की अंग्रेजी होती है आई। हेल्पिंग वर्ब मैं के साथ लिखा हुआ है, जब मैं हो, ये देखो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे तो यहां डू, आई डू,
फिर नॉट, मेन वर्ब है जाता, तो जाना की अंग्रेजी गो। ध्यान से देखो, मैंने जो पीछे बातें बताई हैं उनको भूलो, केवल ये बातें याद रखो कि केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है विद्यालय, तो टू स्कूल। मैंने आपको पहले बता दिया टू कहां से आ गया, टू आ गया प्रीपोजिशन, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रिया करने, गमन करने के लिए टू प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, देखो इसमें सब्जेक्ट है बर्ड, बर्ड्स। अब हेल्प बहुवचन है, ये करता है जो बहुवचन है, क्योंकि यहां से हमारे को पता लगा कि पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, मतलब ये कि ये बहुवचन है। यदि एक पक्षी होता तो हम कहते कि पक्षी आकाश में नहीं उड़ता है, ये पक्षी आकाश में नहीं उड़ता है। हम कह रहे हैं कि ये पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं। जी हाँ, तो इसके बाद में देखो बर्ड्स, यहां लिखा हुआ है प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं। डू, बर्ड्स डू नॉट, मेन वर्ब है उड़ना, उड़ना की अंग्रेजी होती है फ्लाई, FLY। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट देखो, वे एक पत्थर नहीं लिखते हैं। इसकी अब आपको बनानी है कि कैसे। अब देखो हमने डू का कर लिया, इसके बाद में डज, जैसे सीता भोजन पकाती है, सीता भोजन, सीता भोजन नहीं पकाती है, सीता भोजन नहीं पकाती है। राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। राम अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो देख अब ध्यान से देखेंगे, सीता इसका सब्जेक्ट, सीता हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया। मतलब ये हमारे को बताती है कि ये किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। हेल्पिंग वर्ब से ही हम पता लगाते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो हम इससे पता लगा लिए कि सीता एक वचन है और इसके साथ डज है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो भी नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव का पता हमारे को कैसे लगा कि डज नोट के बाद, डज नोट आया है। जब किसी भी सेंटेंस में यदि नोट आ जाता है तो वो नेगेटिव, या वह है सेंस नेगेटिव का देता है तो वो भी सेंटेंस नेगेटिव होता है। तो सीता डज नॉट, मेन वर्ब क्या आएगी, पकाना। पकाना की अंग्रेजी होती है कुक, COOK, कुक। और भोजन की अंग्रेजी होती है फूड। इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। किया क्या है हमने, सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिया, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। दिमाग लगाने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब ये रही कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज लगाते हैं, बिल्कुल लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज लगाते हैं। तो उठा के हमने डज लगा दिया, उसके बाद में नोट लगा दिया, नोट लगा दिया नेगेटिव सेंस के लिए। मेन वर्ब है इसमें पकाती, पकाती की, पकाना की अंग्रेजी होती है कुक। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है भोजन।
तो ये हमने भोजन की अंग्रेजी फूड भी बना दी। ये सीता डज नॉट कुक फूड। जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करोगे तो ये चीजें आपको, ये स्ट्रक्चर आपको थोड़े थोड़े दिमाग में लाने होंगे, उससे आसानी से आप स्पीकिंग कर सकेंगे। जैसे राम अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो देखो राम अंग्रेजी नहीं बोलता है, राम ये भी एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब डज आ जाएगी, उसके बाद में नोट आ जाएगा, लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट, उसके बाद में मेन वर्ब आ जाएगी बोलना। बोलना की अंग्रेजी होती है स्पीक, SPEAK स्पीक। उसके बाद में मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसका इंग्लिश ENGLISH। कई स्टूडेंट को, कई जो डियर फ्रेंड्स, कई को तो ये भी समझ में नहीं आया होगा कि S और ES कहां गया। जी हाँ, तो आपको केवल और केवल S और ES वहीं आएगा, उसी सेंटेंस में आएगा S और ES जहां अपन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ केवल अफर्मेटिव में S और ES लगाएंगे। जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है तो S और ES आते ही नहीं है। आपको ये सारे सेंटेंस वापस से अपने हाथ से बनाने हैं डियर फ्रेंड्स। अगर आप इनको 1 से 2 बार बना लेते हैं तो आपकी ये चीज प्रैक्टिस में आ जाएगी। फिर जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करोगे, जैसे क्या आपको इंग्लिश आती है, तो क्या आपको इंग्लिश आती है, तो डू यू नो स्पीक इंग्लिश। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं तूफान विदा लेता हूं आज के लिए। नमस्कार।